एवरीवन, मैं हूं मरीम खान, फाइनेंशियल एडवाइजर और पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम IC01 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे और IC01 के 2 चैप्टर्स पर हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, रिस्क एंड पेरिल्स और हैजार्ड्स के बीच में डिफरेंस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कैसे रेटिंग और प्राइसिंग की जाती है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल्स पर ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वीडियोस अपने चैनल पर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्राइसिंग करना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में कॉस्ट पहले से पता होती है, लेकिन इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सेल पहले होती है और इसका कॉस्ट बाद में पता चलता है। जैसे कि एक लॉन्ग लायबिलिटी प्रोडक्ट में होता है, जिसमें क्लेम कई सालों बाद आता है, फिर भी इंश्योरर को उस प्रोडक्ट का प्राइस उस टाइम पर फिक्स करना पड़ता है जब वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। चाहे कस्टमर का फ्यूचर में क्लेम कितना भी ज्यादा हाई हो, पर कंपनी उनसे और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम और अमाउंट नहीं चार्ज कर सकती है उनको, इसीलिए फ्यूचर के रिस्क को देखते हुए ही सेल्स के टाइम पर ही उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना पड़ता है। इसीलिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए रिस्क क्लासिफिकेशंस, अंडरराइटिंग और प्राइसिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस केस में ज़्यादा रिस्क होगा उसका प्रीमियम उतना ही ज़्यादा होगा और जिसमें रिस्क कम होगा उसमें उतना ही कम प्रीमियम होगा। तो अब हम बात करेंगे ऐसे 4 मेन कंपोनेंट्स की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला है उसमें बर्निंग कॉस्ट, दूसरा है एक्विजिशन कॉस्ट, तीसरा है इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट और चौथा है इसमें प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम बर्निंग कॉस्ट की बात करें तो बर्निंग कॉस्ट वो होते हैं जिसमें इंश्योरर को फ्यूचर में क्लेम पे करना पड़ता है, उसे बर्निंग कॉस्ट कहते हैं और ये रिस्क के अंडरराइटिंग किए जाने के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड होते हैं। और दूसरा, अगर हम एक्विजिशन कॉस्ट की बात करें, वैसे तो इंश्योरर अपनी पॉलिसी को डायरेक्ट कस्टमर्स को बेच सकते हैं, पर अगर इंश्योरर के पास बिजनेस किसी इंटरमीडियरी, किसी एजेंट, ब्रोकर या वेब एग्रीगेटर के थ्रू आता है, तो ऐसे में इंश्योरर को उन्हें कमीशन देना पड़ता है, उन्हें एक्विजिशन कॉस्ट कहा जाता है। और अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो ये वो कॉस्ट होते हैं जो एक इंश्योरेंस कंपनी को चलाने में लगते हैं, जैसे सैलरी होगी, टेक्नोलॉजी रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और ऑफिस रेंट हो गए और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और चौथा है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट हर इंश्योरेंस एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है। प्राइसिंग में अनसर्टेनिटी और एरर्स के लिए मार्जिन होना चाहिए और अगर क्लेम्स कॉस्ट एक्सीड कर जाए तो उसके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए, साथ ही प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बर्निंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्राइसिंग का पहला स्टेप है बर्निंग कॉस्ट। बर्निंग कॉस्ट को डिराइव करना। बर्निंग कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी को अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए देनी पड़ती है, जो पॉलिसी के अंडर रिस्क के लिए कवर्ड होती है। ये कॉस्ट फाइनल क्लेम्स कॉस्ट होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी को अपने कमिटमेंट्स को डिस्चार्ज करते वक्त देनी पड़ती है। सबसे पहले बात करेंगे अल्टीमेट क्लेम्स कॉस्ट की, जो कैलकुलेशन होता है क्लेम्स कॉस्ट निकालकर प्लस उसमें ऐड किया जाता है सर्वे फीस प्लस एडवोकेट फीस माइनस किया जाता है सेल्वेज रिकवरीज जो कैरियर्स या दूसरे सोर्स से मिलती है अंडर सब्रोगेशन राइट्स प्लस रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस। तो ये अल्टीमेट क्लेम्स कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। बर्निंग कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त 2 मेन एलिमेंट होते हैं, पहला है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है सिवियरिटी। दोनों का रिस्क क्लासिफिकेशन के अंडर हर ग्रुप ऑफ रिस्क के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक गिवन नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स के लिए एक्सीडेंट्स की रेट, जहां पर एक्सपोजर यूनिट का मतलब है वो यूनिट्स जो लॉस के प्रोबेबिलिटी से एक्सपोज्ड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 1000 एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर इंश्योर किया गया है तो एक्सपोजर यूनिट सिर्फ एक नहीं बल्कि 1000 होते हैं। एक्सपोजर यूनिट
लाइफ, व्हीकल, कार्गो शिप, हाउस, फैक्ट्री एटसेट्रा हो सकते हैं। इसलिए अगर एक ईयर के अंडर लॉसेज होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लॉसेज को टोटल एक्सपोजर के थ्रू निकाला जाता है। और फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ लॉसेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि एक गिवन नंबर ऑफ एक्सपोजर्स के अंदर कितने लॉसेज एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ये हमें लॉस की अमाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लाइफ इंश्योरेंस में जब इंश्योर्ड इवेंट होता है तो जो लॉस पे करना होता है वो पॉलिसी में ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है। सम इंश्योर्ड यूजुअली लाइफ अश्योर्ड के डेथ पर पे किया जाता है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादातर इंडेमनिटी पॉलिसीज होती हैं। इन पॉलिसीज में लॉस का अमाउंट इंश्योर्ड पर्सन के सफ़र किए हुए लॉस की मॉनेटरी वैल्यू होती है, लेकिन कुछ डिडक्शन जैसे डेप्रिसिएशन, डिडक्टेबल और पॉलिसी लिमिट्स अप्लाई होते हैं। इसलिए नॉन लाइफ इंश्योरेंस में लॉस का अमाउंट केस टू केस वेरी करता है। एक लॉस टोटल हो सकता है जिसमें पूरा सम इंश्योर्ड पेबल होता है, इसलिए हर केस में लॉस का अमाउंट अलग होता है और एवरेज अमाउंट ऑफ लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मेन पॉइंट है कि सेवेरिटी को कैलकुलेट करते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सपोजर्स यूनिट को उनकी कवरेज के हिसाब से ग्रुप किया जाए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सपोजर्स यूनिट को रिस्क ग्रुप के हिसाब से ग्रुप करना चाहिए, जैसे डिफरेंट एजेस ग्रुप जिसमें हेल्थ रिस्क क्लासिफाइड होते हैं। फिर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंडर डिफरेंट सम इंश्योर्ड के हिसाब से उन्हें सेगमेंट करना जरूरी होता है। सेवेरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेवेरिटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ लॉस इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉस इन अ ईयर। अब हम बात करेंगे कि बर्निंग कॉस्ट कैसे निकलता है। तो बर्निंग कॉस्ट को फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी को मल्टीप्लाई करके डिराइव किया जाता है। इसका फॉर्मूला है बर्निंग कॉस्ट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई सेवेरिटी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि 10,000 आइडेंटिकल कार्स हैं। सारी कार्स सेम मॉडल, सेम मेक और सेम रजिस्ट्रेशन डेट की है। हर कार की वैल्यू 5 लाख है। ये कार सिर्फ थेफ्ट के रिस्क के अगेंस्ट इंश्योर्ड है। पुराने डाटा एनालिसिस के हिसाब से 10,000 कार में से 5 कार चोरी हो जाती है। तो बर्निंग कॉस्ट क्या होगा यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या आती है इसकी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थेफ्ट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स करेंगे। तो आंसर आया इसका 0.05%। सेवेरिटी का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉस। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, यानी कि एक कार 5 लाख की है तो 5 कार अगर चोरी होती है तो टोटल अमाउंट ऑफ लॉस हमारा होगा 25 लाख। तो सेवेरिटी आएगा हमारा यहाँ पर 25 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो सेवेरिटी वापस निकल के हमारे पास आ गया सेम एज इट इज 5 लाख। तो बर्निंग कॉस्ट हमारा था, फ्रीक्वेंसी हमारा निकला यहाँ पर 0.05% मल्टीप्लाई 5 लाख। तो बर्निंग कॉस्ट हमारा यहाँ पर निकला 250। तो अगर एक इंश्योरर हर एक व्हीकल ऑनर से 250 रुपये कलेक्ट करता है तो उनके पास 25 लाख का कॉर्पस होगा, जो उन्हें 5 चोरी की क्लेम्स को सेटल करने के लिए काफ़ी होगा और हर स्टोलन व्हीकल के लिए कवर्ड रहेगा। तो ये बर्निंग कॉस्ट का एक एग्जाम्पल था। वैसे एक सिंगल प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेट करते वक्त कुछ कंपोनेंट्स का बहुत ज़रूरी ध्यान रखा जाता है, जिसमें सबसे पहला है रिसेंट ट्रेंड्स। रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर रिसेंट डाटा का एनालाइज किया जाता है और फ्यूचर क्लेम्स का इम्पैक्ट देखा जाता है। और दूसरा कंपोनेंट है लॉस एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरिएंट्स, जिसमें कि एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स के बीच लॉस का रेशियो डिफरेंट हो सकता है। तीसरा है लॉस वर्टेलिटी। एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने में लॉस वर्टेलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। चौथा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जुडिशरी के डिसीजंस जो फाइनल लॉस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पांचवा है री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स, जिसमें री इंश्योरेंस का अरेंजमेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। सिक्स्थ है प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी प्राइसिंग और रेटिंग को अफेक्ट करता है। सेवंथ है चेंजेस इन इंश्योर्ड बिहेवियर, इंश्योर्ड के बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उन्हें समझना पड़ता है। एट्थ है कवरेज टर्म्स, जैसे डिडक्टेबल, स्कोप जो कवरेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाइन्थ है इसमें चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ क्लेम्स, जैसे ऑटो रिपेयर कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट में चेंजेस। और 10th है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इंश्योरेंस कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट है लॉस डेवलपमेंट फैक्टर,
तो ये सारे कंपोनेंट को ध्यान में रखकर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है और उनका प्राइसिंग सेट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि बर्निंग कॉस्ट से लेके प्रीमियम तक का सफर। बर्निंग कॉस्ट को एक प्योर प्रीमियम भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि बर्निंग कॉस्ट वो होता है जो एक इंश्योरर को लॉस पेमेंट को मीट करने के लिए एक रिक्वायर्ड प्रीमियम प्रोवाइड करता है, लेकिन इंश्योरर को क्लेम पेमेंट के अलावा बाकी और अदर कॉस्ट भी ऐड करने पड़ते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन्स। इसलिए बर्निंग कॉस्ट तक पहुंचने के लिए इंश्योरर को प्रीमियम में ये सारे कॉस्ट भी ऐड करने पड़ते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसका बर्निंग कॉस्ट 1000 रुपये पर एक्सपोजर यूनिट है, जिसमें एक्विजिशन कॉस्ट 15% प्रीमियम का है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20% ऑफ प्रीमियम है और प्रॉफिट मार्जिन 10% है। यानी कि अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो एक्विजिशन कॉस्ट हमारा 15% था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा 20% था और प्रॉफिट मार्जिन हमारा 10% था। तो टोटल एक्सपेंस हो गया यहाँ पे 45%। अब अगर बर्निंग कॉस्ट 1000 को 45% से लोड करते हैं तो प्रीमियम होगा 1450 रुपीज़। यानी कि अगर इंश्योरर अपनी प्रीमियम का 45% एक्विजिशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट मार्जिन पे स्पेंड करता है तो जो रेजिडुअल अमाउंट बचेगा वो उनके बर्निंग कॉस्ट को कवर करेगा। तो एक्विजिशन कॉस्ट की अगर हम निकालें तो 15% ऑफ हम 1450 का निकालेंगे तो वो हो गया 218। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो 20% ऑफ 1450 का निकालें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के आया यहाँ पे 363। कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 10% ऑफ 1450 का निकालें तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे निकल के आया हमारे पास 182 रुपीज़। तो टोटल आउटगो है हमारे पास 818 रुपीज़। तो बैलेंस लेफ्ट फॉर बर्निंग कॉस्ट कितना बचा? तो टोटल बर्निंग कॉस्ट था हमारा 1450, माइनस करेंगे ये सारे कॉस्ट विच इज़ 818, तो हमारे पास जो बर्निंग कॉस्ट बचेगा वो होगा 632 रुपीज़। लेकिन हमें 1000 का बर्निंग कॉस्ट चाहिए था और अब सिर्फ 632 बचा है, इसलिए बर्निंग कॉस्ट को लोड करने का ये तरीका गलत है। तो सही तरीका प्रीमियम निकालने का ये है, बर्निंग कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय बर्निंग कॉस्ट मल्टीप्लाई 1 माइनस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। तो बर्निंग कॉस्ट हमारा 1000 है और मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस 0.5 से, डिवाइड करेंगे 1000 और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस 0.45 से। तो यहाँ पर प्रीमियम हमारा निकल कर आएगा 1818 रुपीज़। तो इस प्रीमियम के साथ जब हम सारे कॉस्ट कवर करेंगे तो बर्निंग कॉस्ट के लिए 1000 रुपये कवर अप हो जाएंगे। अब हम इस पूरे चैप्टर का कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी कॉस्ट ड्राइव इन इंश्योरेंस? ऑप्शन ए है मार्केटिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी है अंडरराइटिंग प्रॉफिट, ऑप्शन सी है क्लेम फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी, ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लेम फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, हाउ डू फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी इम्पैक्ट इंश्योरेंस प्राइसिंग? ऑप्शन ए है बोथ अफेक्ट ओनली अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी है हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई सिवियरिटी बोथ इंक्रीज प्रीमियम रेट्स, ऑप्शन सी है हमारे पास ओनली फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट्स प्रीमियम एंड सिवियरिटी हैज नो इफेक्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास सिवियरिटी ओनली इम्पैक्ट्स क्लेम्स हैंडलिंग कॉस्ट नॉट प्रीमियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई सिवियरिटी बोथ इंक्रीज प्रीमियम रेट्स। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, व्हाट डज बर्निंग कॉस्ट रिप्रेजेंट इन इंश्योरेंस प्राइसिंग? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ऑप्शन ए है हमारे पास द टोटल मार्केटिंग एक्सपेंस फॉर एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ क्लेम्स पर यूनिट ऑफ एक्सपोजर्स, ऑप्शन सी है द प्रॉफिट मार्जिन एडेड टू द इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑप्शन डी है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस फॉर हाई रिस्क पॉलिसीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ क्लेम्स पर यूनिट ऑफ एक्सपोजर्स। क्वेश्चन 4 है, इफ एन इंश्योरेंस कंपनी ऑब्जर्व्स इंक्रीजिंग क्लेम फ्रीक्वेंसी बट डिक्रीजिंग सेवेरिटी, व्हाट इम्पैक्ट विल दिस हैव ऑन प्रीमियम रेट्स? तो ऑप्शन ए है हमारे पास
प्रीमियम रेट्स विल इंक्रीज, ऑप्शन बी है प्रीमियम रेट्स विल डिक्रीज, ऑप्शन सी है प्रीमियम रेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट एडिशनल डेटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट एडिशनल डेटा। क्वेश्चन 5th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस प्राइसिंग। ऑप्शन ए है क्लेम्स कॉस्ट, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी है इन्वेस्टमेंट इनकम, ऑप्शन डी है पॉलिसी होल्डर एज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विच इज पॉलिसी होल्डर एज। क्वेश्चन 6 है हमारे पास हाउ इज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड इन इंश्योरेंस प्राइसिंग। ऑप्शन ए है टोटल क्लेम्स अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ क्लेम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज, ऑप्शन सी है टोटल क्लेम सेवेरिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपोजर्स, ऑप्शन डी है प्रीमियम अर्न डिवाइडेड बाय टोटल क्लेम पेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नंबर ऑफ क्लेम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज। 7th क्वेश्चन है द 4 मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन इंश्योरेंस प्राइसिंग आर। ऑप्शन ए है क्लेम्स कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन रेट, रिस्क पूल, एक्सपेंस रेशियो एंड पॉलिसी होल्डर एज, ऑप्शन सी है क्लेम फ्रीक्वेंसी, क्लेम सेवेरिटी, कस्टम रिटेंशन एंड इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास अंडरराइटिंग प्रॉफिट, मार्केटिंग कॉस्ट, रिस्क पूल साइज एंड रेगुलेटरी फी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लेम्स कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। ऑप्शन 8 है हमारे पास इफ क्लेम सेवेरिटी इंक्रीज while claim frequency remains the same, how should an insurance company adjust its pricing? ऑप्शन ए है increase premium rates, ऑप्शन बी है decrease premium rates, ऑप्शन सी है keep premium rates unchanged, ऑप्शन डी increase deductibles instead of premium rates। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए increase premium rates। क्वेश्चन 9 है in an insurance product pricing model which factor helps offset claims cost and keep premiums lower? ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट इनकम, ऑप्शन बी री-इंश्योरेंस कॉस्ट, ऑप्शन सी क्लेम्स रिजर्व्स, ऑप्शन डी एडवर्टाइजिंग बजट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट इनकम। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो would likely lead to a decrease in an insurance product's premium rate? ऑप्शन ए है increase in claim frequency, ऑप्शन बी इंक्रीज इन क्लेम सेवेरिटी, ऑप्शन सी है डिक्रीज इन बर्निंग कॉस्ट, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन रीइंश्योरेंस कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए। तो ये था पूरे ही चैप्टर का एक ओवरव्यू। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में IC01 के नेक्स्ट चैप्टर 4 के साथ। धन्यवाद।